जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है, यानी राज्य के कर्तव्य को ही नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। आगे नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है, यानी नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगर लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। आगे अंबेडकर के ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान का अनोखी विशेषता कहा है। अब जान लेते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में, जिसमें कि राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे कि राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकारें। आगे आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होने चाहिए या होंगे। आगे आता है अनुच्छेद 38। इसमें राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, यानी अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, जैसे कि राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। आगे आता है अनुच्छेद 39, जिसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा है, जैसे कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेगा। जैसे आगे आता है अनुच्छेद 40, जिसमें कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। आगे आता है अनुच्छेद 41, जिसमें दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि वृद्धावस्था, बेकारी, अंगहीनता, जैसे बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। आगे आता है अनुच्छेद 42, जिसमें काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता वर्णित है, जैसे कि महिलाओं को न्यायसंगत काम दिया जाए और गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश या मातृत्व अवकाश दिया जाए। आगे आता है अनुच्छेद 43 यानी अनुच्छेद 43, जिसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की अवधारणा है, जैसे कि श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएगा। आगे जैसे कि मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। आगे आता है अनुच्छेद 44, जिसमें एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड दिया गया है, जैसे कि राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे और कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आगे गोवा एक ऐसा राज्य है जहां एक समान कानून लागू है। आगे आता है अनुच्छेद 45, जिसमें कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा, जिसमें कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था और भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आगे आता है अनुच्छेद 46, जिसमें कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा।
जैसे कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। आगे आता है अनुच्छेद 47 यानी 47, जिसमें कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। जैसे कि अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग यानी शराब संबंधी पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इसी अनुच्छेद के आधार बनाकर बिहार में दारू बंद किया गया है। आगे आता है अनुच्छेद 48 यानी 48, जिसमें कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया गया है। जैसे कि राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा सकती है और भारवाहक पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। आगे आता है अनुच्छेद 48 क, जिसमें कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा दी गई है। जैसे कि राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था स्वयं करेगा। आगे आता है अनुच्छेद 49 यानी 49, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल तथा आदि स्थानों का संरक्षण की व्यवस्था करेगा। जैसे कि कंपनी बाग, खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएगा। आगे आता है अनुच्छेद 50, जिसमें कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है। अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग किया गया है। आगे आता है अनुच्छेद 51, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि दी गई है। जैसे कि अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। जैसे भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी को। थैंक्स फ्रेंड्स।